साद रिजवी साहब जो कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, उनका नाम 4th शेड्यूल में पंजाब हुकूमत ने डाल दिया है और उसके हवाले से डिटेल्स आज शेयर करेंगे कि वो 4th शेड्यूल का मतलब क्या है, क्या कुछ होगा अब उनके साथ। दूसरी ये है कि तहरीक लब्बैक के पास क्या कोई मौका है, क्योंकि हुकूमत ने सोच लिया है कि तहरीक लब्बैक को ख़त्म किया जाए, डिसॉल्व किया जाए और इसके साथ उनको जो है कलअदम भी करार दे दिया है। तो तहरीक लब्बैक के पास क्या चांसेस हैं? क्या वो माफ़ी तलाफ़ी करके या सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ सकती है या नहीं? कानूनी राय क्या है इसमें? अज़हर सिद्दीक साहब से जानेंगे। अज़हर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया गौमर साहब, आप सुनाए, थैंक्स अ लॉट। अभी रेगुलर आप यूट्यूब पे आ गए, अच्छा है। अज़हर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमने तो कोशिश ही कर सकते हैं लोगों को आगाह करने की कि क्या कुछ हो रहा है। शो में तो आप हमारे साथ आते हैं, हमने कहा चलें यूट्यूब पे भी आपसे जानते हैं कि तज्ज़िये लेते हैं आपसे कि क्या कानूनी राय है इस हवाले से। नहीं, मैं हाजिर हूँ जी, आप पुट योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। और आई होप सो अच्छा कि साहब, क्या मैं समझते हैं 4th शेड्यूल में एक तो साद रिजवी साहब को रिसेंट अपडेट ये है, डाल दिया गया है, तो इससे क्या कुछ 4th शेड्यूल में जब बंदा होता है तो क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये हमारे नाज़रीन को बता दें और फिर बताएं टीएलपी के पास क्या ऑप्शंस हैं अब, जो कानूनी तौर पर एक तो हुकूमत ने उन्हें डिसॉल्व करने का सोच लिया हुआ है, कलअदम करार दे दिया है, तो मतलब यानी ये तहलील हो जाएगी पार्टी। क्या सुप्रीम कोर्ट में ये अपने आप को दिफा कर पाएंगे? क्या कुछ होगा? देखिए, दो इश्यूज आपके सामने रख देते हैं। गवर्नमेंट ने अभी राइट नाउ और डिसॉल्व होने की तरफ तो अभी नहीं गई है। उन्होंने सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने टेकअप किया है, वो उन्होंने टेकअप किया है अंडर द एंटी टेररिज्म एक्ट 11B के तहत। उन्होंने बाकायदा अपना प्रोस्क्राइब्ड या कलअदम तंजीम उन्होंने करार दे दिया और वो वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है अंडर दी रेलिवेंट लॉ। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई ऐसी चीजें थी, मिसाल के तौर पर अगर हम आपस में बैठे हैं, ठीक है फटफ का मामला था और उन्होंने बड़ा हार्ड स्टैंड लिया था साद रिजवी साहब ने तौहीन रसालत के हवाले से हजूर फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी गवर्नमेंट का कसूर था। गवर्नमेंट वाई गवर्नमेंट हैज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट, वो पार्लियामेंट के पास नहीं लेके गई, जैसे एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं। बहरहाल अगर कर लिया था तो उनको टेबल पे ये गुफ्तगू करनी चाहिए थी। दूसरा ये है कि साद रिजवी साहब को, इलामा साद रिजवी साहब को उन्होंने पहले ही तो गिरफ्तार कर लिया। मिसाल के तौर पर ये जो कॉल आई, जो उनकी मजलिस शूरा के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई तहरीरी तौर पर या ऐसी कोई चीज सामने नहीं आ सकी जिससे ये साबित हो सके कि ये कॉल उनकी थी या साद रिजवी साहब इसके अंदर इन्वॉल्व है या तरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। वो तो गवर्नमेंट के पास चूंकि इख्तियार है और वो बेस उन्होंने जो बनाई है, वो ये तोड़ फोड़ और पुलिस वालों के साथ, गाड़ियों के साथ, इस तरह के काम अगर आप बेनजीर भट्टू की साहब की शहादत पे अगर देखें तो इससे ज्यादा खतरनाक वाकये हमने देखे थे। आपको याद होगा कि वो उन वाकयों के ऊपर होने के बाद रिएक्शंस के तौर पर इससे बड़े बड़े कई आपको इवेंट आप मिलेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर आप मरियम नवाज का देख लें कि जब जब वो नैब के दफ्तर में आई तो पथराव किया और क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के सामने है, तो क्या वो नहीं चाहिए था कि उनको भी उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए लेकिन सरकारी सिद्दीकी साहब, वो तो एक पॉलिटिकल मामला है और ये प्योरली मैं रिलीजियस मैं मामला है। मैंने नहीं, लेकिन आप ये ज़हन में रख लें कि रिलीजियस और पॉलिटिकल इशू नहीं है, याद रखिएगा। उसके लिए आपको यानी आप बेसिकली एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर आपको लेके आना है। जो सेक्शन 7 और सेक्शन 6 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट है, खाली पर्चे दर्ज कर देने से नहीं होता। अगर देखा जाए तो जो वकला थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जिन्होंने हमला किया था, कहा जा रहा था वो बहरहाल क्या था, वो भी तो 7 एटीए में आगे थे। अब 7 एटीए तो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन ने बड़ा महदूद कर दिया, याद रखिएगा। आपको याद है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने 7 मेंबर जो बेंच था उसने तो अपना जो एंटी टेररिस्ट जो टेररिज्म की डेफिनेशन को बहुत महदूद कर दिया। बड़ा जी मुश्किल काम एग्जैक्टली, है बिल्कुल ऐसे ही है। तो इन सिद्दीकी चीजों को साहब, क्या लेके। ऑप्शंस हैं अभी उनके पास, एक तो देखिए, अब तहरीक लब्बैक यहाँ वालों के पास? सबसे पहला काम तो उन्होंने नोटिफाई किया 11B के तहत, प्रोस्क्राइब्ड एसोसिएशन कलअदम करार दिया। उसके बाद पैमरा के जरिए सेक्शन 27 का पाबंदी लगा दी उन्होंने, वो जो कि पहले नोटिफाई कर चुके थे प्रोस्क्राइब्ड एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब जब आप 4th शेड्यूल में साथ डाल देते हैं तो फिर आपका चंदा लेना, अकाउंट्स, ये सब आपके बैन हो जाते हैं। आप लीगली ऑथोराइज ही नहीं है। अगर आप उनको वायलेट करते हैं
तो फिर तो जुर्म बड़ा वादे तौर पर हो जाता है, फिर तो आपके खिलाफ अंडर दी एंटी टेररिज्म एक्ट बड़ी वादे तौर पर सजाएं दी हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप ये साबित हो जाए कि आप अब जहां जो पोजीशन आ गई है, इनके ऊपर उन्हें फौरी तौर पर जो नोटिफिकेशन है, जो 11B का है, वो चैलेंज करना चाहिए, और वो हाई कोर्ट में बड़े अच्छे ग्राउंड्स हैं उसको चैलेंज करने के हवाले से। और उसके लिए यकीनन साद रज़ी साहब अभी तो फिलहाल कैद की पोजीशन में हैं, गिरफ्तार हैं। मजलिस शूरा वाले अपनी जगह पर एहतजाज कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने जेल से वो लिख के भेजा था, सबको कहा था कि छोड़ दें, एहतजाज खत्म कर दें, लेकिन वो बात नहीं मानी गई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात बड़ी वाज़ेह है कि ये आपको हाई कोर्ट में लेके आना पड़ेगा चैलेंज करने के कॉन्टेक्स्ट में। और अब जो दूसरा जो इशू है ना, जो आप यानी यानी हम इस एंटी टेररिज्म एक्ट के हवाले से यहाँ रुक जाएं हम। ये सिर्फ और सिर्फ कलअदम लेना, 4 शेड्यूल में देना, बैन कर देना, और उनका बाकायदा लिस्ट में आ गया, वो बाकायदा दुनिया में चला गया, पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ना, वो कलअदम तंजीम हो गई है, और वो कोई एक्टिविटीज ये फेटर में आपको बड़ी यकीनन फायदे होंगे। तो दूसरा जो इशू है ना, कि इनको हमेशा के लिए अभी ये सिर्फ खाली कलअदम हुआ है, किसी वक्त भी आला डालते हैं उसको कलअदम करार दे सकती है। असल जो इशू है वो आर्टिकल 17 के तहत है। आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत कोई किसी भी अब बंदे को एसोसिएशन बनाने का इख्तियार मौजूद है, और अगर वो इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, तो उसको आप डिसॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट को सामने जाना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर। इसकी दूसरी रेमेडी जो साथ दी हुई है वो सेक्शन 212 और 213 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत है। 212 में दिया, इसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज भी साथ डाल दी हुई है उन्होंने। सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर और इन चीजों को सारों को मिला के जो राइटर लगा हुआ है ना आर्टिकल 17 के अंदर, जो कहा जाए मादर पितर आजादी ना आर्टिकल 19 के अंदर है ना आर्टिकल 17 के अंदर है। वो राइटर लगा हुआ है, उस राइटर को अगर सामने रख कर देखें तो हुकूमत पाकिस्तान को, और हुकूमत पाकिस्तान मीन फेडरल कैबिनेट मीन के तमाम आर्टिकल 90 और 91 के तहत काबीना के सामने लेके जाएं, और इसको डिसॉल्व करने के हवाले से स्टेप, जब वो डिसॉल्व करने के हवाले से जब आएंगे बतौर सियासी जमात के तौर पर, तो सेक्शन 212 की कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वो कार्रवाई जब आप करेंगे फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर, और सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव करेगी। सुप्रीम कोर्ट की हद तक मुझे तो मवाद नजर नहीं आता, ना तो अभी तक कोई दहशतगर्दी की कोर्ट ने, ना किसी ऐसी मामले ने अभी तक ना उन्हें कन्विक्शन दी है, ना कोई सजाएं ऐसी हुई हैं। असूली तौर पर तो खाली पर्चे हो जाने से तो ये बेस नहीं बन सकती है कि आप उस बतौर सियासी जमात उसको डिसॉल्व कर सकें। और अगर आप आएंगे, स्टेप्स तो बड़े जबरदस्त लिए हैं मौजूदा गवर्नमेंट में, 3-4 स्टेप ऐसे हैं वो वन मस्ट अप्रिशिएट। यानी लोगों को एतराज रहा होगा कि आपने मोबाइल बंद कर दिए, मोबाइल तो पहले भी बंद होते थे, लेकिन आपने इंटरनेट बंद कर दिया, इंटरनेट होने के बाद आपने सोशल। सिद्दीकी साहब, ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जब रेफरेंस दायर करेंगे तो दूसरी पार्टी को हियरिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, रिस्पॉन्ड करेगी दूसरी पार्टी, या फिर डायरेक्ट सिर्फ हुकूमत को सुन के ही कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आर्टिकल 10 आ चुका है, राइट टू फेयर ट्रायल की बात है। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा नोटिस जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट को खुद सेटिस्फाई करना है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने तक सेटिस्फाई करना है। वो रीजनिंग देनी पड़ेगी, वो तारीख में आपके पास मिसालें। अजहर सिद्दीकी साहब, हमने देखा तारीख को अगर हिस्टोरिकल थोड़ा सा जायजा लें तो जो अयूब खान वाला केस था, मौलाना मौदूदी वाला, जिसमें हमने देखा कि अयूब खान ने जमात इस्लामी को बैन कर दिया था, फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मौलाना मौदूदी में जे कॉर्लिनियस जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने डिसीजन रिवर्स कर दिया था राइट ऑफ एसोसिएशन को देख के। हाँ नहीं, मैं तो वो बता रहा हूँ कि यहाँ तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसला अप्रूव ऐसे नहीं कर देगी, जस्टिफाई करना पड़ेगा इस बात को कि आप अगर डिसॉल्व करना चाहते हैं, उन डेफिनेशन आर्टिकल 17 को सामने रखते हुए लाना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल केस है, इनके पास इतनी एविडेंस नहीं है, ना इतना मटेरियल है कि डिसॉल्व करो लेके जाएं। सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा, सुप्रीम कोर्ट नोटिस देगी, बाकायदा तहरीक लबैक पाकिस्तान बाकायदा उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी, और जब अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद अगर अप्रूव कर देती है, तो फिर वो बतौर सियासी जमात डिसॉल्व होगी, और उस डिसॉल्व होने के बाद अगला जो काम है ना, वो फिर इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जो जितने मेंबरान है, मिसाल के तौर पर सिंध असेंबली से 3 मेंबरान है, उनको डिस्क्वालीफाई करेगी, और फिर आइंदा जो इलेक्शन लड़ने हैं उनसे इंतखाबी निशान, सीडी वगैरह जो कुछ भी है वो ले लेगी। अभी दिल्ली दूरस्थ है, अभी इतना आसान काम नहीं, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क।
ठीक, अजहर साहब एक और मामला डिस्कस करते हैं। आप चूंकि बहरिया टाउन के वकील